अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूँ, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज़ पर बात करने से। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फ़ौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहाँ जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फ़ौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ हैं पीछे जो इंडिया के कब्ज़े में हैं, इन पे पाकिस्तान का कब्ज़ा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे जाने दे रहे हैं, हम यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्ज़ा यहाँ तक होना चाहिए था या इससे आगे भी ज़मीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहाँ तक तो आप मान लें कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हज़ार के लिए, 50 हज़ार के लिए कोई अपनी जान देता है 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहाँ पे आप सारों को दे देता हूँ। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज़ क्या है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो, चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूँ, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नज़रों में ज़िंदा रहूँगा, मेरे ख़ानदान वाले मेरे पे फ़ख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं, कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, आने वाली नस्लों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी हैं। सबसे ज़्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा हैं, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फ़र्क नहीं करते, लेकिन ये जो फ़र्क किया जा रहा है इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा के लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज़ कर सकते हैं, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज़ एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें, लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल ये है। क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज़्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप। क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूज़िक क्यों नहीं चलाए जा रहे? उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक ISPR की जानिब से इन शोहदा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकुआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है?
या ये कौम के बेटे नहीं है, या इनका खून सस्ता है? मेरा सवाल है ना, देखें, जब शहीद की इज्जत होगी तो सबकी इज्जत होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया। मेरा सवाल यह है कि देखें, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो वीडियोस जारी कर दी हैं, मैंने बदकिस्मती से वो वीडियोस देखी हैं। वो इतनी खौफनाक वीडियोस हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको देखे। लेकिन बतौर सहाफ़ी जब मैंने देखा तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। वहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगान फोर्सेज है, दाइश है, TTP है, BLA है, और जराइम पेशा ग्रोह हैं, बहुत सारे स्मगलर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन कहाँ से इकट्ठा होकर आ गया। और एक अजीबोगरीब अनारकी फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में। इनको रोको जाके, दुनिया की सालसी आप छोड़ दें। कश्मीर के अंदर आपने आग लगाई हुई है, एक नफरत की आग वहाँ पे भड़क रही है। लोग बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत लोगों की बात नहीं सुन रही। वहाँ कत्लेआम हो चुका है 2 दफ़ा, और अब दोबारा से खदशा है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो इन चीज़ों पे तवज्जो छोड़कर पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सालसी की और बातचीत करने की ज़रूरत है। देखिए, इससे कुछ अफसरान को तो फ़ायदा हो जाएगा, कुछ लोग अपनी नौकरी या कुर्सी पक्की कर देंगे, लेकिन इस खेल के बाद नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के इदारों का होगा, और हमें कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आप जो मर्जी कर लें, जिस लेवल की ये लड़ाई आपके गले पड़ गई है ना, ये लड़ाई कौमी यकजहती के बगैर लड़ना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान को, मारंग बलोच को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, सियासी कैदियों को बाहर निकालना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। कौमी लश्कर बनाने की बजाय आपको कौम की बात सुननी पड़ेगी। देखिए, कौमी लश्कर ये क्यों कहते हैं कि बनाना है? देखिए, 3 उसकी बड़ी वजूहात हैं जिस वजह से ये कौमी लश्कर बनाना चाहते हैं। नंबर 1 वजह यह है कि अवामी सतह पर कोई भी ऑपरेशन होता है तो मुकम्मल तौर पे ताउन चाहिए। ताउन बिल्कुल नहीं है, अवामी हमायत बिल्कुल नहीं है किसी भी ऑपरेशन के साथ। और दूसरी उसकी वजह यह है कि वो डीमोरल हो जाती हैं फोर्सेस। तो ऑपरेशंस तो आप मोराल के साथ करते हैं, नारे लगाते हुए करते हैं, तो जब आप डीमोरल हो जाएंगे तो फिर आप ऑपरेशंस कैसे करेंगे? तीसरा उसका जो रीज़न है कि इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। जब तक आपका लोकल आपके साथ नहीं होगा, मकामी आबादियां आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, तो आपको ऑपरेशंस में कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ये 3 बड़ी रीजंस हैं, लोग साथ नहीं खड़े हो रहे। देखिए, अगर लश्कर होगा तो अवामी तायीद भी मिल जाएगी, मालूमात भी मिलेंगी, और मोराल भी बेहतर हो जाएगा। अब ये लश्कर नहीं है तो ये भी नहीं हो रहा। अब लश्कर वालों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी लश्कर बना के लड़ते हैं, बाद में वो अकेले रह जाते हैं। जो लोग स्वात में, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, लश्कर बनाकर लड़े थे, उनमें से दर्जनों की टारगेट किलिंग हुई है। और बहुत सारे सरदार जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे और TTP के साथ लड़ रहे थे, बाद में TTP के साथ तो मामला तय कर लिया जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आगे TTP के साथ मामला तय कर लिए, और वो जो लोग लड़ते रहे वो बेचारे अपने घरों में से, देखें ना, फौज तो एक इदारा है, उनके पास सिक्योरिटी है, उनके पास पूरा इंतजाम है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जदीद वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, हर चीज़ है उनके पास। बहुत बड़ी नफरी भी है, हर वक्त मुसल्लह अफराद साथ रहते हैं, उनके हथियारबंद लोग रहते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो लश्कर है, इनमें कोई ताजर है, कोई इनमें जिम्मेदार है, कोई इनमें छोटा सरदार है, कोई इनमें बड़ा सरदार है, कोई इनमें दुकानदार है। अब ये लोग लश्कर बना के लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाद में तो इन्होंने अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों में या अपने हुजरों में जाके बैठना है। और जब भी कोई इमरान खान साहब से बात करेगा, जो अब नजर आ रहा है कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, और इलेक्शन में उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलेगा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी। तो फजलुर रहमान साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना लिया, और फजलुर रहमान साहब के बाद यह सहूलत भी है कि वो जब चाहें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया से वापस भी आ सकते हैं। यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टी में फजलुर रहमान साहब की वहां जमहूरियत नहीं है। ऐसा नहीं है कि फजलुर रहमान साहब ने एक बात कह दी तो सारी पार्टी साथ खड़ी हो गई, और जब उन्होंने दूसरी बात की तो पार्टी खिलाफ होगी। वो नहीं होता, वो इमरान खान साहब की पार्टी में होता है, पीपल्स पार्टी में भी होता था, अब नहीं होता। लेकिन यहां फजलुर रहमान साहब को तो सत्ते खैरा, वो अगर कल को ये कह देंगे जी मैं खुद लश्कर बना रहा हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टी उनको कहेगी ठीक है जी फजलुर रहमान साहब ओके करो, तो उनको मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनकंडीशनल सपोर्ट रहती है फजलुर रहमान साहब के पास। उनकी पार्टी में एक, जिसको कल्ट इमरान खान को कहते हैं ना, एक्चुअली इन पॉलिटिकल पार्टीज में छोटे छोटे ये कल्ट मौजूद है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फजलुर रहमान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत बन जाए, तो अवामी मकबूलियत के लिए थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना पड़ेगा, और एस्टेब्लिशमेंट को ये सूट करेगा अगर फजलुर रहमान साहब की हुकूमत बन जाती है, या वो कुछ मकबूल हो जाते हैं, कुछ सीटें जीत जाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इमरान खान की जगह पे, क्योंकि इमरान खान बहुत मुश्किल आदमी है। और देखें, जो लश्कर बनाने की बात हुई ना, वो फजलुर रहमान साहब से किसी ने नहीं कहा कि लश्कर बनाओ। फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कुछ लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है पहले ही, उन लोगों को यह कहा गया है कि आप लोग लश्कर बनाएं। मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूं जिनको कहा गया कि लश्कर बनाएं, और उन लोगों ने फजलुर रहमान साहब को यह बात बताई, और वो लश्कर बना भी लेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी हैसियत है। इससे पहले ये वही लोग हैं जो आईनी तरमीम हो रही थी, उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब से बागी हो रहे थे, तो ये लोग एस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा बात मानेंगे, फजलुर रहमान साहब की ये लोग बात नहीं मानेंगे। अच्छा, फजलुर रहमान साहब ने एक नया बयान भी जारी कर दिया है,
और उस बयान में जो फजलुर रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज है ना, वो उसमें कुछ घबराहट नजर आ रही थी। मैंने पहली दफ़ा देखा कि फजलुर रहमान साहब थोड़ा सा परेशान, उनके चेहरे पे परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि बहुत तनकीद हुई फजलुर रहमान साहब पे। उनकी माजी में तारीफें करने वाले लोगों ने भी तनकीदें की और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे कारतूस चला दिए फजलुर रहमान साहब के ऊपर। दूसरी तरफ जो फजलुर रहमान साहब खुद हैं वो अवामी सतह पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अवाम के साथ खड़े होना है या वापस एस्टेब्लिशमेंट के कैंप में जाना है। इस वक्त जो टॉप 5 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें एक है मौलाना की ललकार, दूसरा चल रहा है प्रोपेगेंडा छोड़ो अमन दो, तीसरा चल रहा है लश्कर नहीं खुद लड़ो, चौथा चल रहा है कि नेशन स्टैंड विद मौलाना, और पांचवा चल रहा है मौलाना कदम बढ़ाओ। तो ये इस किस्म के 5 ट्रेंड जो हैं वो टॉप पे मौलाना फजलुर रहमान के चल रहे हैं। जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वो अल्फाज बताए जो इमरान खान साहब ने उन लोगों से बोले थे जेल में, जब ये पेशकश लेकर गए थे इमरान खान साहब के पास कि आपको हम बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये पहली मरतबा हुआ, मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले इसके बारे में खबरें आती रही हैं, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने वो पूरा माहौल बताया जिसमें वो गए थे। उन्होंने कहा जी हम 5-6 लोग गए थे, सलमान अकरम राजा थे, अली अमीन गंडापुर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, वो भी बेचारे बेगुनाह जेल में कैद हैं। साहबजादा हामिद रजा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, देखिए उसको जेल में डाला हुआ सिर्फ इसलिए कि तुम इमरान खान की मुखालफत क्यों नहीं करते, और वो भी सजा काट रहे हैं बीमार होने के बावजूद। उनकी कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी उनका इलाज नहीं करवाते, तो उनके साथ सख्त ज्यादती की जा रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ भी। तो इमरान खान ने इन लोगों को क्या कहा था जाते ही? इमरान खान ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो, मैंने बनीगाला नहीं जाना है, मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मेरे साथ वाले लोग जो एक जुमला लिखकर दे देते हैं बाहर आ जाते हैं, वो जेल में रहें, और मैं जनाबे वाला डील करके तो जाकर उधर बैठ जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। और ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं पहले मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था, कुरान पढ़ता हूं तो पहले एक तर्जुमा, अभी मेरे पास कई तर्जुमे हैं या तफसीरें हैं, मुझे अब सही से वो कहते हैं याद नहीं है, लेकिन 4-5 की उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, पहले नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता था, अब इत्मीनान से नमाज पढ़ता हूं, किताबें पढ़ता हूं, ये जेल मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। ये जनाब सेनेट के अंदर जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इस स्टेट ऑफ माइंड में जेल के अंदर। मैं क्योंकि कैदे तन्हाई काट के आया हूं ना 5 महीने, तो मैं आपको बताता हूं जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में इत्मीनान डाल देता है। फिर आपके ऊपर कोई टॉर्चर करे, कोई बदतमीजी करे, कोई कुछ भी करे, तो आपको लगता है ठीक है जो है ये है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता हूं। ये होता है आपके साथ। इमरान खान साहब वहां पे बैठे हैं, इनको मुसीबत पड़ेगी, यही जाके इमरान खान से बात करेंगे, और देख लीजिएगा इनको इमरान खान से बात करनी पड़ेगी, उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा भी देना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बारे में उन्होंने बयान जारी कर दिया गैर मुतवक्के तौर पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे अपील करता हूं कुछ दिन और सब्र कर लें, हमें चंद दिन की और मोहलत दे दें। मेरी बिलावल से बात हुई है और बिलावल ने भी कहा, वो कंफ्यूज भी हैं कि क्या करना है कैसे करना है, वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो मौलाना के चेहरे पे ना थोड़ी बहुत घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब अब सीज फायर चाहते हैं। और मेरे ख्याल में बिलावल से रब्ता करने की मौलाना की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौलाना चाह रहे हों कि मामला किसी जगह पे तय हो जाए, और उसके बाद मौलाना साहब ने यह बताने के लिए कि मेरा बिलावल से रब्ता हो गया है, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने चंद मिनट का जारी किया है। और इसमें अपील की है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि आपने अभी कोई और एक्शन नहीं लेना। लेकिन फजलुर रहमान साहब अभी तक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुलाकात नहीं कर पाए, उन लोगों के बीच में नहीं गए। बहुत सारे रहनुमा वहां पे गए, बहुत सारे लोगों ने जाकर उनसे मुलाकातें की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक जाकर मुलाकात नहीं कर पाए। हाँ, बिलावल पहुंच गए मुजफ्फराबाद, और बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। अगर एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में रही और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई डट गए, तो फिर याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेला छोड़ेगी, और वो जो एक अलाइंस बनाया गया है वो अलाइंस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं ये होता है या नहीं होता। मौलाना साहब नॉर्मली अच्छी डील करने के आदी हैं और अच्छी डील करने में महारत रखते हैं। उम्मीद है कि मौलाना साहब हमेशा की तरह एक डील कर पाएंगे। नाज़रीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर आपको मैं देता हूं। सऊदी अरब ने एशियाई ममालिक को खरीदारी करने की सूरत में $11 फी बैरल तक का रिलीफ दिया है। ठीक ठाक रिलीफ है, $11 फी बैरल तक का रिलीफ दिया है पेट्रोल में सऊदी अरब ने। हमारा ज़्यादातर जो तेल है वो सऊदी अरब से आता है, लेकिन हराम है कि हुकूमत ने 1 पैसे का भी रिलीफ पाकिस्तानियों को दिया हो। सऊदी अरब एशियाई ममालिक को रिलीफ दे रहा है, लाजमी बात है हमें तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम तो जनाब सऊदी अरब में फ़ौज भी भेज चुके हैं, दिफाई मुआहदा भी कर चुके हैं, और आज तक कौम को बताया भी नहीं कि हमने मुआहदा किया क्या है। लेकिन अच्छी बात है, रिलीफ तो सऊदी अरब ने ज़रूर दिया होगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को टके का रिलीफ इन्होंने नहीं दिया, बल्कि उल्टा अवाम की इन्होंने जेबें काटी हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी